चलो, लेट अस स्टार्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन अ सेल ऑफ गुड्स, राइट, जब भी तुम गुड्स को सेल करोगे, राइट, आ बाजू जगह जरूर हुई। अगर तुमने कैश पे सेल किया है, एक्सचेंज वैक्सचेंज अलाउड नहीं है, राइट, तो सिंपल है, जितना कैश आया उतनी रेवेन्यू हो गई तुम्हारी, राइट। दो तरीके की सिस्टम होती है, एक होती है कैश बेस्ड सिस्टम और एक होती है मर्केंटाइल सिस्टम, राइट। कैश बेस्ड सिस्टम में जितना कैश कलेक्ट हुआ उतनी ही मेरी रेवेन्यू है। मर्केंटाइल सिस्टम में आई बेसिकली क्रिएट रिसीवेबल्स, राइट। सो आई हैव टू रिपोर्ट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट इन केस ऑफ इंडिया, राइट। कि जब भी मैंने गुड्स ट्रांसफर किए तो वो गुड्स के सारे राइट्स और रिस्क्स मैंने उसको ट्रांसफर किए, वो दिन पे मेरा रेवेन्यू रिपोर्ट होगा और उस दिन मेरी सेल्स रिपोर्ट होगी, राइट। तुम मुझे कॉल करके मेरे को एडवांस भिजवा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए गुड्स बना रहा हूँ, राइट। इसमें 15-20 दिन का टाइम लग गया, लेकिन जब एडवांस मेरे को मिला तब मैंने सेल्स को रिपोर्ट नहीं किया, राइट। जब मैंने गुड्स को तुम्हारे वहाँ भेजे और तुम्हारे बंदे ने वो गुड्स को अप्रूव करके उसके गोडाउन में ले लिए और उसने मुझे जब एक काउंटर फॉइल साइन करके दिया कि हाँ मनन के वहाँ से ये गुड्स मुझे मिले हैं, वो पर्टिकुलर डेट, राइट, जब गुड्स के सारे रिस्क और रिवॉर्ड मेरे से तुम्हारे पे ट्रांसफर हो गए, राइट, तब मैं सेल्स को रिपोर्ट करूंगा, राइट। अब उसके बाद आग लग जाए और वो गुड्स जल जाए तो इट इज़ नॉट माई लॉस। मैं तो जो भी माल बेचा है, राइट, उसका पैसा मैंने यूज़ कर लिया, तुम मेरे पास आके नहीं कह सकते कि मेरे को वापस दे पैसा, गुड्स तो जल गए, राइट। तो इन इंडिया वी यूज दीज रूल्स, राइट, मोर और लेस द रूल्स आर सेम, राइट। बट हम इतना डिटेल में हम सी एफ ए में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डिटेल में ट्रांजेक्शन हुए कि नहीं वो एज अ सी एफ ए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, राइट। लेकिन तुम्हें क्या चीज़ें जाननी है कि तुम्हें ये जानना है कि भाई एक और सिस्टम होती है मर्केंटाइल सिस्टम, जिसके अंदर अकाउंट्स रिसीवेबल क्रिएट होते हैं, राइट। ओके, तो देखो, इन सेल ऑफ गुड्स वेयर गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज फॉर कैश and returns are not allowed, the recognition of revenue is straightforward. It is recognized at the time of exchange. The recognition of revenue is not, however, dependent on receiving cash payments. If the goods or service is made on credit, the revenue can be recognized at the time of sale and an asset called account receivable is created in the balance sheet. As a general rule, revenue is recognized in the period in which it is earned, which may not necessarily be the same as the period in which cash is collected from the customer. Revenue is reported net of any returns and allowances in the income statement, जैसे एस्टिमेटेड वारंटी प्रोविजन, कस्टमर डिस्काउंट, ये सारी चीज़ों को डिडक्ट करके रेवेन्यू को रिपोर्ट किया जाता है। समझ गए? मैंने एक कैलकुलेशन किया हुआ है कि अगर मैं 1,000 रुपये का माल बेचता हूँ, राइट, और मेरी यूनिट सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, राइट, तो एक कस्टमर जो है वो मेरे पास वापस आता है और मुझे बोलता है कि भाई मेरे गुड्स ख़राब है, उसको रिपेयर करके दो, और वो रिपेयर करने में मेरा 1 रुपये का खर्चा होता है, राइट। तो इसके बेस पे मैं मेरा एस्टिमेटेड वारंटी कॉस्ट वर्कआउट करूँगा,
1/1000, विच इज 0.1%, राइट. अब नेक्स्ट ईयर अगर मैंने 5,000 का माल बेचा, राइट, तो मेरा नेट रेवेन्यू कितना होगा? 5,000 माइनस 50, 4950. मेरे बुक्स पे मेरा नेट रेवेन्यू 4950 होगा, विच फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज यू शुड बी कंसिडरिंग व्हेन कैलकुलेटिंग माय नेट इनकम एज वेल एज रेशियोज. समझे? इज इट ओके? If the payment for goods is received before the transfer of goods or service, a liability called unearned revenue is created when the cash is received. Unearned revenue is nothing but advance received from customer. Revenue is recognized as the goods are transferred to the buyer, right? As an example, consider a magazine subscription. When the subscription is purchased, an unearned liability is created, and as magazine issues are delivered, revenue is recorded and liability is decreased. सही है? So तुम वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, राइट? तुमने 5,000 रुपये तुमने 10 इश्यू के लिए बंदे से पहले ले लिए, राइट? तो जब तुमने 5,000 रुपये लिए तो तुम्हारे बुक्स में तुमने एसेट बढ़ाया इन द फॉर्म ऑफ कैश, और तुम्हारे बुक्स में तुमने एक लाइबिलिटी क्रिएट की बाय द नेम ऑफ अनअर्न्ड लाइबिलिटी, अनअर्न्ड रेवेन्यू 5,000. पहला इश्यू गया तो वो 500 रुपये का था, राइट? तो लाइबिलिटी 500 से कम हुई. सो एट द एंड ऑफ द सेल ऑफ फर्स्ट इश्यू और डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इश्यू, लाइबिलिटी बिकम्स 4,500 एंड रेवेन्यू बिकम्स 500, राइट? अब रेवेन्यू माइनस सारे कॉस्ट करके अगर 100 रुपये का कॉस्ट है तो 400 रुपये का होगा, वो सीधे के सीधे मेरे कहाँ पे जाएगा? मेरे इक्विटी में ऐड हो जाएगा थ्रू नेट इनकम. समझ रहे हो ना? सो दिस इज द वे ट्रांजेक्शंस आर डन. ओके, नाउ if you look at a balance sheet and you look at all the current assets in the balance sheet, right? Current assets are those assets which can be easily converted into cash, right? But if there is prepaid expenses in your balance sheet, right, will you be able to convert it into cash? The answer is no. Will you be able to sell prepaid expenses? The answer is no. तो इसीलिए तुम्हें रियल सेंस में क्विक रेशियो वर्कआउट करना है ना, राइट? तो तुम करंट एसेट में से प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दो, राइट? क्योंकि वो कैश में कन्वर्टेबल नहीं है. वैसे ही सारी की सारी लायबिलिटीज जो होती है दे लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश. लेकिन अगर लायबिलिटी में अनअर्न्ड रेवेन्यू है तो अनअर्न्ड रेवेन्यू डजंट लीड टू आउटफ्लो ऑफ कैश. समझ रहे हो? तो अनअर्न्ड रेवेन्यू इज ऑल्सो अ liability which is not strictly convertible into cash. Unearned revenue के सामने मुझे काम करके देना है, राइट? तो I don't have to pay cash. तो मुझे stringently मुझे contingent सारी की सारी current liability वर्कआउट करनी है ना, तो मैं unearned revenue को भी निकाल दूंगा. समझ रहे हो? एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन CFA में ऐसा कुछ मत करना. CFA में जो भी जैसा है उसको वैसे ही रखना. But I will not be worried if my current ratio is less than 1 and it is mainly because of unearned revenue. I'll not be worried because I don't have to pay cash for unearned revenue. समझ रहे हो? So that is the thing. Okay. अब IFRS और US गैप ने क्या किया कि अपना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, उसने वो लोगों ने कन्वर्ज कर लिया. वो लोगों ने सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अपना लिया, राइट? अब वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू की बात करता है, राइट? ये 5 स्टेप प्रोसेस ये बेसिकली क्या है, उसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर सारे स्टेप्स को समझेंगे, राइट? शंकरलाल, हाथ खींची दो तो एक बार. आरती चालू होगी. Okay.
लेट अस से कि तुम कोई यू नो कोई यूनिक चीज़ के मैन्युफैक्चरर हो जो तुम्हें हर एक क्लाइंट के लिए कस्टमाइज करनी पड़ती है, राइट? सो यू आर बेसिकली से, हाँ, मतलब एनीथिंग, मतलब एनी काइंड ऑफ बिजनेस जहाँ पे तुम्हें कस्टमाइज करके चीज़ों को देना होता है, राइट? तो लेट अस से तुम ऐसे कोई कुछ मशीन्स बना रहे हो जो लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम बना के दे रहे हो, राइट? तो बेसिकली यू नो तुम्हारा काम है मशीन्स को बनाना, राइट? फिर उन मशीन्स को जहाँ पे वो बंदे ने बोला है वहाँ पे डिलीवर करना और इंस्टॉल करना, राइट? और अगर ज़रूर पड़े तो उनके बंदों को वो मशीन को कैसे ऑपरेट करना है उसके लिए ट्रेन करना, राइट? सो यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज, राइट? प्रिपेयरिंग, manufacturing the machinery, commissioning and installing the machinery and training their people to operate the machine, right? तुम अकेला मशीन बनाने का काम भी लेते हो, तुम पूरा का पूरा काम भी लेते हो, ट्रेनिंग तक का, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग तक का, राइट? अब तुमको पता है कि तुमने XYZ कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके अंदर तुम्हें पूरा का पूरा ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ तक का जिम्मेदारी निभाना है, राइट? तो तुमने उसके लिए मशीन बनाया, राइट? वो मशीन बनाया लेट अस से 25 ऑफ सितंबर को रेडी किया, राइट? उसके बंदे आके गए, वो लोगों ने वो मशीन देखा, वो लोगों ने उस मशीन को अप्रूव किया 26 को कि हाँ बराबर है हमारे लिए, राइट? तुमने उस मशीन को ट्रांसपोर्ट में डाला, उसके वहाँ पहुँचा 15 दिन में, और उसको कमीशन किया तुमने लेट अस से 16 ऑफ अक्टूबर को, राइट? और तुमने 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, राइट? और 1 नवंबर को तुम्हारे ट्रेनर्स जो है वो उसकी फैक्ट्री से निकले, राइट? और तुमने पूरा का पूरा अपना जिम्मेदारी ख़त्म किया, राइट? अब तुम्हें कंफ्यूजन है कि मैं मेरे सेल्स को कब रिपोर्ट करूं, राइट? तुमने पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन किया 1,20,00,000 रुपीज़ में, राइट? नाउ यू आर बेसिकली कंफ्यूज्ड कि जब उसके बंदे 26 सितंबर को आके मशीन को अप्रूव करके गए तब रेवेन्यू मेरी रिकग्नाइज करूं कि ना करूं, राइट? या तो फिर जब उसके वहाँ मैंने प्लांट को कमीशन किया तब रिकग्नाइज करूं, या तो फर्स्ट को मैं रिकग्नाइज करूं, राइट? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि तुम्हारी जिम्मेदारियां अगर डिविजिबल है और यूनिक है उसको डिवाइड कर दो, राइट? तो पहला तो मशीन बनाना, राइट, वो एक जिम्मेदारी थी, उसको वहाँ पे बेच के कमीशन करना वो दूसरी जिम्मेदारी थी, और तीसरा उनके बंदों को ट्रेन करना तीसरी जिम्मेदारी थी। तो ये तुम्हारे हो गए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, दीज आर नोन एज योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। हर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की वैल्यू निकालो, राइट? और जैसे जैसे तुम तुम्हारे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करते जाते हो वैसे वैसे तुम रेवेन्यू को रिपोर्ट करते जाओ। तो मशीन को बनाने के लिए अगर कोई बंदा आता और सिर्फ बनाने का काम देता तो तुम 90 लाख में बना देते। तो जिस दिन तुमने मशीन बना के रेडी किया और उसके बंदे अप्रूव करके गए उस दिन तुम 90 लाख की रेवेन्यू बुक करो, राइट? जब तुमने ट्रांसफ़र करके उसको कमीशन किया उसकी 10 लाख रुपए की रेवेन्यू बुक करो, और तुम सिर्फ ट्रेनिंग के अगर 20 लाख रुपए ले रहे हो तो वो ट्रेनिंग ख़त्म होने के उस दिन पे तुम 20 लाख रुपए रिपोर्ट करो। समझ रहे हो? ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक ही अकाउंटिंग ईयर में हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की जगह फरवरी, मार्च और अप्रैल होता तो अकाउंटिंग ईयर बदल जाता, राइट? तो फिर तुम्हें ये रूल्स ज़्यादा काम आते। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए IFRS और US GAAP क्या बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे रेवेन्यू रिकॉग्निशन को 5 हिस्सों में 5 स्टेप प्रोसेस से फॉलो करना है। पहला, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर,
तुम्हारा कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिसके अंदर तुमने क्या क्या चीज़ें जिम्मेदारियों के फॉर्म में उठाई है, राइट? उसको पूरा का पूरा नोट डाउन करो। अब उन जिम्मेदारियों को छोटे छोटे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में बांटो, राइट? सो प्रिपेयरिंग द मशीन, कमिशनिंग द मशीन, ट्रेनिंग, राइट? दैट इज माई क्रिएशन ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। ओवरऑल एक ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करो, राइट? ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन मैं कितने में करूंगा, दैट इज द थर्ड स्टेप। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कितना वैल्यू, दूसरे को कितना वैल्यू, तीसरे को कितना वैल्यू। एंड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन यू सेटिस्फाई ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। जैसे जैसे तुम कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पूरा करते जाओ, वैसे वैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते जाओ। समझ गए? ठीक है, ये एग्जाम्पल को दिमाग में बिठा के रखना, राइट? घुमा फिरा के वो लोग कुछ भी पूछे, तुम इस एग्जाम्पल के लॉजिक से तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फिर ये ब्ला ब्ला थियरी है वो पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वो सब, राइट? सिर्फ इसमें एक चीज़ है यहाँ पे, ट्रांजैक्शन प्राइस वाले में आओ, उसका सेकंड पैराग्राफ। A firm should recognize revenue only when it is highly probable that it will not have to reverse it, right? समझ रहे हो ना? मुझे कंटिंजेंट रेवेन्यू मिलने वाली है, राइट? तुमको पता है गवर्नमेंट के जो ब्रिजेस और हाईवेज और वो सब के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो वैल्यू होती है, उसके हिसाब से तो तुम्हें पैसा देगी, बराबर के? एक किलोमीटर बनाने के 6 करोड़ रुपए, 100 किलोमीटर का हाईवे 600 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, राइट? लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट तुम्हें टाइम बोलेगी कि इसको 3 महीने में ख़त्म करना है। अगर तुमने 2 महीने में ख़त्म कर दिया तो हम तुम्हें 10% बोनस देंगे, विल गिव यू 10% बोनस, राइट? तो दिस 10% बोनस इज अ कंटिंजेंट थिंग, इट मे और मे नॉट कम, राइट? तो जब तुम कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे हो और तुम पहले से 660 करोड़ की रेवेन्यू सोच के बैठे हुए हो, राइट? अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम कर लोगे तो 660 करोड़ की रेवेन्यू करो, राइट? लेकिन तुमने पहले 660 करोड़ की रेवेन्यू की, फिर तुम्हें लगा कि नहीं 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 गड़बड़ हो गई, अब मुझे 600 करोड़ की है, तो अब तुम 60 करोड़ का प्रोविजन कर रहे हो, तो यू आर नॉट कॉम्प्लाइंग विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसा अगर तुम मल्टीपल टाइम्स करोगे तो तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमने देखा था ना क्वालिफाइड रिपोर्ट, तुम्हारे रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा कि ये लोगों की तो मिसचीफ करने की आदत है, हर बार ऐसा करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फ़ायदा उठाते हैं, फिर काम टाइम पे नहीं करते और फिर एक प्रोविज़न क्रिएट कर देते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये सेकंड चीज़ ज़रूरी है। A firm should recognize revenue only when it is highly probable that it will not have to reverse it. For example, a firm may need to recognize a liability for a refund obligation and an offsetting asset for the right to return goods if revenue from a sale cannot be estimated reliably. A firm recognizes revenue when performance obligation is satisfied by transferring the control of goods and service from seller to buyer. Indicators that customers have obtained control include physical possession by customer. Physical possession, right? इंडिया में उसके वहाँ माल पहुँचा, उसने काउंटर फॉइल बिल का साइन किया, तुम्हें दिया, फिजिकल पोजेशन उसके पास पहुँच गया, मतलब गुड्स ट्रांसफ़र हो गए उस दिन। समझ गए? एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय कस्टमर, या तो फिर तुमने बना के रखा है, उसके बंदे आए, तुम्हारे वहाँ गुड्स देखा, चेक किया, बोला कि हाँ ठीक है हम इसको उठा लेंगे, अब हमारी जिम्मेदारी, तो उस दिन सेल्स रिकॉग्नाइज हो गया। समझ गए? कस्टमर टेकिंग ऑन रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ ओनरशिप, कस्टमर होल्डिंग द लीगल टाइटल एंड सेलर हैविंग अ राइट ऑफ पेमेंट। सही है? अब ये नीचे वाला काम का है। फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स,
Revenue is recognized based on firm's progress towards completing a performance obligation over a period of time. Progress towards completion can be measured from input side, which is using the percentage of completion cost incurred as on the statement date. Progress can also be measured from output side, which is using engineering milestones or percentage of total output delivered to date. समझ रहे हो? तुमने एक लेट अस से तुम एक रियल एस्टेट की कंपनी हो, कैपेसिटी इंफ्रा, राइट? इट्स अ लिस्टेड कंपनी. वो कंपनी का काम क्या है? वो कंपनी का काम है कि ये लोढ़ा, ओबेरॉय, शोभा, बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं, मैक्रोटेक, उनको वो लोग बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े करके दे देते हैं, राइट? और वो लोग बहुत एफिशिएंटली, बहुत स्पीड में वो लोग करके दे देते हैं. दिस इज़ देयर वर्क, राइट? तो अब वो लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, राइट? और वो लोगों ने सोचा कि भाई ये बिल्डिंग मैं खड़ा करूँगा 200 करोड़ रुपए में, राइट? अब 31 मार्च को कितना परसेंटेज काम खत्म हुआ, राइट? वो अगर मुझे जानना है तो या तो मैं टोटल कॉस्ट इनकर्ड अपॉन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट के बेस पे परसेंटेज निकाल सकता हूँ, राइट? कि भाई मैंने 120 करोड़ का खर्चा किया, एस्टिमेटेड खर्चा 200 करोड़ का था, मतलब 60% काम हुआ है. या तो फिर मैं इंजीनियर को बुला के एक्चुअल में कितना सर्टिफाइड हुआ है वर्क, कितना वर्क कंप्लीट हुआ है, वो निकाल के वो कर सकता हूँ, राइट? तो अगर 10 माले का बिल्डिंग है और 6.5 माले बन गए, राइट, तो 65% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट, राइट? सो या तो तुम आउटपुट के बेस पे कंप्लीशन निकालो, या तो तुम कॉस्ट के बेस पे कंप्लीशन निकालो, राइट? और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत काम का है, राइट? वरना फिर क्या पंगा हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? 200 करोड़ का बिल्डिंग बनाने में 3 साल लगे, 2 साल रेवेन्यू जीरो, तीसरे साल सीधी 200 करोड़, राइट? एक्चुअली मैंने काम तीनों साल किया हुआ है, राइट? लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन होगा तो पहले साल 40% हुआ, दूसरे साल 30% हुआ, तो उस हिसाब से मेरी रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. तो कंपेरेबिलिटी इन बुक्स विल बिकम बेटर. समझ रहे हो ना? Performance obligation is satisfied over a period of time if any of the 3 criteria is met. Customer receives and benefits from the goods or service over time as the supplier meets the obligation. Customer enhances an existing asset or creates a new asset that the customer controls over the period in which the asset is created or enhanced. Customer नहीं था, supplier था, sorry, right? Asset has no alternative use for supplier and supplier has the right to enforce payment for work completed to date, which is constructing equipment specific to the needs of single customer. The cost to secure a long-term contract, such as sales commissions, must be capitalized. That is, expense for cost is spread over the life of the contract. सही है? ओके, अब ये देखो, इस चैप्टर के अच्छे वो है, ये एग्जाम्पल है, राइट? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स. Contractor agrees to build a warehouse for the price of 10 million and estimates the total cost of construction at 8 million. Although there are several identifiable components of the building, जैसे site preparation, foundation, electrical components, roof, etc., these components are not separate deliverables and performance obligation is the completed building. सही है? बिल्डिंग पूरा खत्म करूंगा तो ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा. इलेक्ट्रिक का काम बाकी रखा या रूफ का काम बाकी रखा, आई विल नॉट गेट द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन. समझ रहे हो ना? ओके. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द बिल्डर इनकर्स 4 million ऑफ कॉस्ट, राइट? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट था 8 million. 4 out of 8 is how much? 50%.
तो उस साल उसको रेवेन्यू कितनी रिपोर्ट करनी होगी, वो भी 50% करनी होगी। तो रेवेन्यू विल बी 5 मिलियन। मिली नहीं मिली वो बात दूसरी है, लेकिन बुक्स पे 5 मिलियन डाल देने का। और उस साल का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 मिलियन का। समझ गए? सेकेंड ईयर में मैंने और 2 मिलियन का काम किया, राइट? तो 2/8 मतलब और 25% काम हुआ, राइट? सही है ना? तो रेवेन्यू कितनी रिकग्नाइज होगी, 2.5 मिलियन, राइट? उसमें से कॉस्ट जाएगा मेरा 2 मिलियन का, तो सेकेंड ईयर में मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 0.5 मिलियन का। सही है? पिलो क्या दे रही हो? अच्छा वाला एक वो था ना इसके साथ, बिल एंड होल। अरे वो एक एक्स्ट्रा नहीं था? नहीं नहीं नहीं, पेलू वरुण, नहीं नहीं पेलू यार કે કન્ટિન્જન્ટ પેલી પેલું હતું ને કે કન્ટિન્જન્ટ વાળું નહોતું કે 2 વર્ષમાં કમ્પ્લીટ કરી આપે તો આટલા એક્સ્ટ્રા મળશે ને એવું એવું એક એક્ઝામ્પલ હતું ને, જો ને? हाँ, एक सेकंड रुको, ये तो ठीक है, ये तो बहुत इजी एग्जाम्पल है। एक और चीज़ थी इसके अंदर, जस्ट वेट। अच्छा, किसी को अंदर आना है, मैंने नहीं लिया क्या? बेचारा 7:50 से लाइन में खड़ा है, नहीं है कोई। પેલા ગ્રુપમાં કોઈ મેસેજ દેખો તો મને કહેજો। आयो? हाँ, अब देखो, वेरिएबल कंसिडरेशन परफॉर्मेंस बोनस ग्रुप में आया, देखो। देखा? Consider this construction contract with an addition of promised bonus of 1 million if building is completed in 3 years, right? At the end of the first year, the contractor has some uncertainty about whether he will be able to complete building by the end of the third year because of environmental concerns. Because the revenue should be recognized only if it is highly probable that it will not be reversed, the builder does not consider the possible bonus as a part of the transaction price. In this case, revenue in year 1 will be 5 million, right? Cost will be 4 million and profit will be 1 million, जो हमने गिना। बराबर है? यहाँ तक ठीक है? फर्स्ट ईयर में तुम्हें नहीं लगा कि मैं 3 साल में काम कर पाऊंगा। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि सडनली तुम्हारे अंदर का विराट कोहली जाग गया, राइट? During the second year, the contractor incurred an additional 2 million in cost and the environmental concerns have been resolved, right? The contractor has no doubt that building will be finished in time to receive the payment. सही है? तो अब तुमने एक्स्ट्रा कितना काम किया, 25%, तो कॉस्ट तुम्हारा 2% हुआ, राइट? अब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 + 1 11, है ना?
और टोटल काम कितना ख़त्म हुआ, पहले 50 और अभी 25, तो 75%। तो अब टोटल रेवेन्यू कितनी होनी चाहिए, 11 की 75%, 8.25, राइट। तुमने प्रीवियस ईयर में कितनी रिपोर्ट की थी, 5, तो करंट ईयर में तुम कितनी रिपोर्ट करोगे, 3.25। उसमें से कॉस्ट जाएगा तुम्हारा 2, तो प्रॉफिट तुम्हारा सेकेंड ईयर का कितना दिखेगा, 1.25। ટોટલ તારું કોન્ટ્રાક્ટ હતું 10 મિલિયનનું, હવે બોનસ સાથે તને મળશે 11 મિલિયન, બરાબર। પહેલા વર્ષે તે 50% કામ કર્યું હતું, 8 મિલિયનમાંથી 4 મિલિયનનો કોસ્ટ ઇન્કર કર્યો હતો। બીજા વર્ષે તે બીજા 25% કામ કર્યું, 8 મિલિયનમાંથી 2 મિલિયનનો કોસ્ટ ઇન્કર કર્યો, એટલે ટોટલ કામ કેટલું થયું, 50 + 25 75, એટલે 11ના 75%, એટલે 8.25 મિલિયન શુડ બી યોર ટોટલ રેવન્યू, out of which 5 million went in first year, so second year की revenue will be 3.25। समझ गए ना। फिर नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन। कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन, contracts are often changed over the construction period. The issue for revenue recognition is whether to treat a contract modification as an extension of the existing contract or a new contract. सही है। Returning to our example, a contract revision requires installation of refrigeration to provide cold storage in part of warehouse। ठीक है, पूरा का पूरा warehouse बना दो, लेकिन warehouse के कुछ हिस्सों में मेरे को cold storage चाहिए, तो रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी तुम्हें चाहिए डालनी है। इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट रिविजन शुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। तुम्हें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज करने हैं वो अभी जो तुम कर रहे हो उससे सिमिलर है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन हो गया, राइट। द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज to the revision during the second year of construction and believes that this will increase the cost by 2 million. So अब total cost कितना हो जाएगा, 10 million हो जाएगा, right? And the transaction value is increased by 3 million to total 14 million, including bonus, बराबर। तो अब क्या हुआ, अब सेकेंड ईयर में तुमने क्या किया, तुमने 4 और 2 6 मिलियन का कॉस्ट किया है, और टोटल कॉस्ट अब कितना हो गया, 10 मिलियन का। तो काम कितना हुआ, 60%। तो अब 14 का 60% मतलब रेवेन्यू कितना होना चाहिए, 8.4। तो सेकेंड ईयर में रेवेन्यू बुक होगा 3.4 का, सेकेंड ईयर का कॉस्ट जाएगा 2 का, और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट होगा 1.4 का। समझ गए ना। इज इट ओके एवरीवन? चलो अब अपनी टेक्स्ट बुक में आ जाओ, एक्टिंग एज एन एजेंट। Consider a travel agent who arranges a first class ticket for customer flying to Singapore. Ticket price is $10,000, made by non-refundable payment at purchase, and the travel agent receives 1,000 commission on sales. Because the agent is not responsible for providing the flight and bears no inventory or credit risk, he is acting as a agent. Because he is acting as a agent and not the principal, he should report revenue equal to 1,000। सही है। अगर वो प्रिंसिपल होता तो क्या करता, 10,000 रेवेन्यू रिपोर्ट करता, 9,000 COGS रिपोर्ट करता। समझ गए। लेकिन अगर वो एजेंट है तो उसको रेवेन्यू कितनी रिपोर्ट करनी है, 1,000 की। सही है। फ्रेंचाइजिंग एंड लाइसेंसिंग, बराबर। 2 ways to grow in food industry and education industry. फ्रेंचाइजिंग,
Consider a fast food company that both operates restaurant and grants franchisee rights to operate restaurant using its brand name under license and supplies franchisees with some products used in daily operations. सही है? As well as charging a license fee, the company also receives a royalty fee of 2% of the franchisee's turnover. 2%. Right? 2% is not huge. Right? There is this very famous cafe which has become very famous, Kamla Cafe, right, in Ahmedabad. Right? One of my friend's wife, she manages it. So these people, they have started giving franchises, right? But what are their conditions are very, very steep, right? They will not charge any upfront franchisee fee, but they will charge 15% as the 15% of revenue as the this thing, right? 15% of revenue, and you have to keep menu the same, right? So if original Kamla is selling a thali for 250, you have to sell it for 250, right? But out of that 250, 38 rupees goes to Kamla. So you are basically left with 212, right? Assuming कि वो 40% मार्जिन बना रहा है, right? तो उसको 250 पे 100 मिल रहा है, right? इसको 212 माइनस 150 मतलब इसको 62 मिल रहा है. समझ रहे हो? तो ग्रॉस मार्जिन में कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है, राइट? सो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर जो होता है ना, वो जितना मिनिमम हो ना उतना अच्छा है. सर ये लाइसेंस फी मतलब नेम यूज करने के लिए, रॉयल्टी मतलब रॉयल्टी इज बेसिकली तूने कुछ इन्वेंशंस किए हुए हैं या ऐसा कुछ किया हुआ है, उसके लिए ज़्यादातर ये टर्म यूज़ होता है कि उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके लिए. अलग ही होते हैं मतलब बेसिकली इट इज़ जितना रेवेन्यू करेगा उसके बेस पे से तूने कोई कोई एक ऐसी चीज़ बना दी जो एप्पल अब डिस्ट्रीब्यूट करके बेचने लगा, तो पर यूनिट दैट दे डिस्ट्रीब्यूट उसका कुछ परसेंटेज तेरे को देंगे, तो दैट इज़ रॉयल्टी, राइट? रॉयल्टी बेसिकली प्रोडक्ट्स में और बुक्स के अंदर नॉर्मली ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? ओके. Franchisees basically you are letting someone use your name, system and processes in a specific geography, right? So that is franchising, right? Licensing is basically you are basically transferring your complete know-how, right? That is licensing. So manufacturing में licensing होता है, right? Books और ये सारी चीज़ों में royalty होती है, right? Accounting standards require revenue to be split into categories that have similar characteristics: nature, amounts, timing, and risk factors. Fast food company would disaggregate revenue into these categories: revenue from company-owned restaurants, franchisee royalties and fees, revenue from supplies to franchisees. Franchisee fees often grant the franchisee the right to operate over numerous periods and would initially be treated as deferred revenue, right? Subsequently, it would be amortized to revenue in income statement over the life of the franchisee contract period. Royalty fees would be included periodically in the franchisor's accounts when they become contractually payable by the franchisee under the terms of the contract. सही है? So upfront मैंने तुम्हारे पास से 20 लाख रुपए ले लिए और मैंने तुम्हें 10 साल का फ्रेंचाइजी दिया, तो ये 2-2 लाख करके मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा 10 ईयर्स में. और तुम जितना भी सेल्स कर रहे हो उसका 2% मैं ले रहा हूँ, तो वो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्चुअली ड्यू होता है वो मेरे रेवेन्यू में आता जाएगा. लेकिन वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा? जो फूड कंपनी है उसके रेवेन्यू के सेकेंड हिस्सों में, फ्रेंचाइजी रॉयल्टी एंड फीस में. उसके खुद का रेवेन्यू जो है वो टॉप पे रहेगा. समझ रहे हो ना? और यार कोई ज्वाइन करवाए. Okay. Service license, service versus license. Consider a software supplier that allows customer to purchase a license and install the software on their own machine.
or subscribe to a cloud-based solution with access over the internet. सही है? If customer purchases a license and installs the software on their own system, IFRS allows for two treatments. The software supplier will report revenue over the life of the contract. Criteria: the software supplier will continue to update and enhance the software over the term of the license. Customer will be exposed to potential benefits or negative impacts from updates and enhancements. Updates and enhancements do not result in transfer of goods and services. सही है? The software supplier will report revenue at the outset of the contract. Criteria: the license grants the customer the right to use the software as it exists at the start of the contract. कोई अपडेट नहीं, कुछ नहीं, जैसे है वैसे यूज कर. Separate contract exists for enhancement and updates to the software. The revenue for support service will be recognized when provided. सही है? तुमने किसी के लिए MIS बनाया, मैनेजमेंट, और तुम उसको कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हो, राइट, और उस तरीके से ऑपरेट कर रहे हो, और तुमने जो पहला अपफ्रंट लाइसेंस फी लिया उसको तुम्हें अमोर्टाइज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो अपडेट हो रहा है और उसका पोटेंशियल बेनिफिट जो बेनिफिशियरी है वो कस्टमर है लंबे टाइम के लिए. तुमने MIS बना के दे दिया और बोला कि हर साल अगर टैक्स के हिसाब से चेंजेस हो तो मेरे पास आ जाना, मैं करके दूंगा और इतने एक्स्ट्रा रुपए दूंगा. तो पहली बार जब तुमने उसको MIS बना के दिया उस साल पूरी की पूरी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर डालो. फिर एनहांसमेंट्स का अलग से पैसे लेने वाले हो, तो जैसे जैसे वो पैसे मिले वैसे वैसे रिपोर्ट करते जाओ. समझ गए ना? इफ कस्टमर्स एक्सेस द सॉफ्टवेयर without taking physical possession of the software, which is a cloud-based access, the contract is for service and revenue should be recognized over the life of the contract. सही है? Bill and hold agreements. Bill and hold agreements are a type of sales agreements that involves the customer paying for goods ahead of shipping, right? Typically, when a customer pays ahead of the delivery, the revenue is termed as deferred, but revenue may be recorded before shipping if the supplier can demonstrate that its performance obligations are complete and the customer has control over the goods. IFRS criteria include the following: customer asked for arrangement. પછી મારામાં કેમ નીચે નથી આવતું? मेरे में क्यों सीधा नेक्स्ट पे जा रहा है? कस्टमर आस्क फॉर अरेंजमेंट. कहाँ पे? हाँ, the customer asks for arrangement. The goods are identified as belonging to the customer. Goods are complete and ready for transfer, and the goods cannot be redirected to any other customer. सही है? अब बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट जो होते हैं ना, वो बेसिकली तुम्हारे रेवेन्यू को ज़्यादा दिखाने के लिए कि तुम करते हो, तुम तुम्हारे रेवेन्यू के टारगेट मीट नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल एंटर इनटू बिल एंड होल्ड एग्रीमेंट्स, राइट. Required disclosures under the Converge standards include the following: contract with customer by category, right? Asset and liabilities related to contracts including balances and changes, outstanding performance obligation, transaction price allocated to them, management judgment used to determine the amount and timing of revenue recognition, including any changes to those judgments. ठीक है? Okay. Come to the next LOS. હવે આવ્યું नहीं, ये 2 और 3 सॉल्व कर दो तो 2 मिनट है, दूसरे को सॉल्व करो तो.
बोलो। सेकंड ईयर में कितना कॉस्ट इनकर किया है? टोटल नहीं, सेकंड ईयर का 1/6.5 कितना परसेंटेज हुआ? 15.4। 10 मिलियन का 15.4, सेकेंड ईयर की रेवेन्यू 1.54 सीधी। टोटल रेवेन्यू दोनों साल की मिला के 2.5 + 1 3.5, 3.5/6.5 राइट, 53.8। तो टोटल रेवेन्यू 5.38। समझ गए ना? क्वेश्चन में कौन से साल की निकालना है वो ढूंढ लेना। नंबर 3 देखो, बहुत ईजी है। 1.4 का 3%, 42,000 की रेवेन्यू हुई, 15,000 का खर्चा हुआ। यस। मॉड्यूल 30.2 एक्सपेंस रिकग्निशन। Expenses are subtracted from revenue to calculate net income. According to the IASB, expenses are decreased in economic benefits during the accounting period in the form of outflows or depletion of assets or incurrence of liabilities that result in decrease in equity other than those related to distribution to equity participants. If the financial statements were prepared on cash basis, neither revenue recognition nor expense recognition would be an issue. Firm would simply recognize cash received as revenue and cash payment as expenses. Under accrual method of accounting, which is also known as mercantile system, expense recognition is in the period in which the economic benefits of expenditure are consumed. 3 different methods are used to achieve this: the matching principle, expensing as incurred, and capitalizing. Using the matching principle, expenses to generate revenue are recognized in the same period as revenue. Inventory provides a good example. Assume that inventory is purchased during the 4th quarter of one year and sold during the 1st quarter of the following year. Using the matching principle, both revenue and expense are recognized in the 1st quarter of the second year. माल खरीदा तब एसेट में जाएगा, जब बिका तो वो COGS बन के एक्सपेंस में चला जाएगा. Another example are goods that are sold with warranty. Estimated cost of repairing and replacing faulty goods under the warranty may be estimated and deducted from revenue at the time of sale rather than when the actual costs are incurred. हमने क्लास की शुरुआत में ही एग्जाम्पल देखा था, एक वारंटी लाइबिलिटी को फोरकास्ट कर लो, जैसे जैसे रेवेन्यू होती है उसका कुछ परसेंटेज वारंटी एक्सपेंस में डालते जाओ. कैपिटलाइजेशन. It is an application of the matching principle whereby costs are initially capitalized as assets on the balance sheet and then expensed using the depreciation or amortization to the income statement over the asset's life as its benefits are consumed. PP&D and intangible assets with finite lives are examples of this. Not all expenses can be directly tied to revenue generation. These costs are known as period cost. दो तरीके के कॉस्ट होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, राइट. रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब क्या हो गए? प्रोडक्ट कॉस्ट हो गए. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है. दीज आर नोन एज पीरियड कॉस्ट.
Period costs such as admin cost are expensed in the period incurred. For example, if a firm has occupied a leased premise, 1 year worth of rent should be expensed to the income statement regardless of whether the rent has been paid or not. An accounting policy that recognizes expense later rather than sooner is seen as aggressive. Aggressive मतलब कम expenses books पे लाना, ज़्यादा profit दिखाना. Aggressive. Conservative मतलब ज़्यादा expenses books पे दिखाना और कम profit दिखाना, वो conservative. Aggressive भी अच्छा नहीं, conservative भी अच्छा नहीं. समझ गए? कंजर्वेटिव भी होता है ना मतलब अकाउंट्स का. बाय इट्स नेचर अकाउंट्स कंजर्वेटिव होता है, लेकिन तू अकाउंट के नियम के हिसाब से कंजर्वेटिव है तो ठीक है, लेकिन फिर तेरी तरफ से कुछ और कंजर्वेटिव वाला पोर्शन ऐड मत कर, राइट? वरना क्या होगा, टैक्स डिपार्टमेंट तेरे पीछे पड़ जाएगा, राइट? और एग्रेसिव हुआ और पकड़ा गया तो पूरी दुनिया तेरे पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि तूने सबको टोपी पहनाई होगी तब, बैंक से लेके शेयर होल्डर्स को लेके सबको, राइट? सो एक्सपेंसिंग इज मोर कंजर्वेटिव देन कैपिटलाइजेशन, है ना? क्योंकि एक्सपेंस में डाल दिया तो प्रॉफिट कम कर दिया तुमने. इन्वेंटरी एंड मैचिंग प्रिंसिपल देखो. इमेजिन अ ट्रेडिंग कंपनी दैट सिंपली बाइज एंड रीसेल्स गुड्स, राइट? ट्रेडर, राइट? आईफोन का डीलर तो आता है, वो भाव में लेता है और फिर बेच देता है. कुछ बनाता नहीं है, कुछ वैल्यू एड नहीं करता है, चकाचक शोरूम बना के रखा हुआ है, राइट? If the firm had 100 units of sales during the accounting period, we would expect to see cost of goods sold reflect 100 units if we apply the matching principle. If the firm had 20 units in the beginning inventory and purchased 90 units, total number of units available for sales are 110. The matching concept requires the cost company to remove 10 units that are unsold from income statement and store them in balance sheet as current assets or ending inventory. These 10 units will become the next year's opening inventory. सही है? Hey. हाँ. Sales 100 यूनिट, बिगिनिंग इन्वेंटरी 20 यूनिट, परचेज 90, अवेलेबल फॉर सेल 110, एंडिंग 10, तो COGS 100 का बराबर. 10 कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में चला जाएगा. पहला परचेज था 20 यूनिट्स एट 22, दूसरा था 30 एट 25, तीसरा था 30 एट 28, चौथा था 10 एट 30. तो टोटल तुमने 20 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10 90 यूनिट बाई किए 2330 के, राइट? और सेल्स किया तुमने 100 35 में 3500 का, और साल के शुरुआत में 20 यूनिट्स जो थे वो 400 के थे, बराबर. अब क्या होगा? Company has identified that of its 10 units of ending inventory, 8 units relate to purchase of 4 and 2 units relate to purchase of 3. This method is known as specific identification method, जिसके अंदर तुम्हें पता है कि जो पड़ा हुआ है वो एग्जैक्टली कौन से दिन पे बाय किया हुआ था. तो तुम्हारी एंडिंग इन्वेंटरी क्या हो जाएगी? 2 पर यूनिट 28 वाले, 8 पर यूनिट 30 वाले, तो तुम्हारी एंडिंग इन्वेंटरी हो गई 296, राइट? तो तुम्हारा COGS कितना हो जाएगा? बिगिनिंग इन्वेंटरी 400 प्लस परचेज 2330 माइनस एंडिंग इन्वेंटरी 296. COGS विल बी 2434. रेवेन्यू इज 3500 एंड नेट इनकम या ग्रॉस इनकम विल बी 1066. The approach ensures that company matches 100 unit of sales with 100 units of cost. 296 of ending inventory will be current asset. And now answer will change if you are using FIFO, if you are using LIFO, if you are using weighted average cost, right? FIFO में क्या होगा? तो सारे के सारे 10 यूनिट जो लास्ट बाय किए वो वाले पड़े रहे, राइट? LIFO में क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सारे के सारे 10 ओपनिंग वाले पड़े रहे, राइट? और वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या होगा? टोटल 2730 रुपए का इन्वेंटरी है, 110 यूनिट, तो 2730 अपॉन 110 एक एवरेज कॉस्ट वर्कआउट कर लिया, राइट? वो इंटू 100 कर दिया तो COGS हो गया. दैट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट. समझे ना? यस.
कैपिटलाइजिंग वर्सेस एक्सपेंसिंग. When a firm makes an expenditure, it can either capitalize the cost as an asset on the balance sheet or expense the cost in the income statement in the period incurred. बराबर. As a general rule, an expenditure that is expected to provide future economic benefit over multiple accounting periods is capitalized. जिसका फायदा सालों साल मिलेगा वो हो गया capitalize, right? However, if the future economic benefit is unlikely or highly uncertain, expenditure is incurred is expensed in the period incurred. बराबर. सही है. An expenditure that is capitalized is initially recorded as an asset on the balance sheet at cost, which is typically its fair value at acquisition plus any cost necessary to prepare the asset for use. Right? Except for land and intangible costs with indefinite lives, the cost is then allocated to income statement over the life of asset through depreciation in case of tangible assets, amortization in case of intangible assets, and depletion in case of natural resources. तुमने कोई माइन एक्वायर की है तो उसके अंदर डिप्लीशन होगा, राइट? तुमने कोई मशीन एक्वायर किया है तो डेप्रिसिएशन होगा. तुमने फ्रेंचाइजी राइट लिए हुए हैं तो उसके अंदर अमोर्टाइजेशन होगा, राइट? Depreciation, depletion and amortization reduces the value of asset in the balance sheet and the expenses reduces the net income in the income statement. Alternatively, if an expenditure is immediately expensed, current year pre-tax income is reduced by the amount of expenditure. अगर तुमने कैपिटलाइज नहीं किया और सीधा एक्सपेंस में डाल दिया तो क्या होगा? प्रॉफिट गिर जाएगा. अब इसका रिवर्स भी हो सकता है ना, राइट? कि है मेरा एक्सपेंस जिसको मेरे प्रॉफिट की वाट लगानी चाहिए, लेकिन मैं हूँ चोर, मैंने उसको डाल दिया एसेट में, राइट? तो क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट भी तगड़ा दिख रहा है और दिख रहा है एसेट कर रहा हूँ मैं क्रिएट, मैं तो एक्सपांड कर रहा हूँ मेरे धंधे को. असलियत में मेरी वाट लग रही है ना? हो रहा है ऐसा. एग्जैक्टली ये चीज़ एनरॉन ने की थी, राइट? जब उनका अकाउंटिंग फ्रॉड बाहर आया तो वो लोग क्या कर रहे थे, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस थे उसको कैपिटलाइज कर करके बैलेंस शीट में डाल रहे थे, राइट? तो P&L में एक्सपेंस जो बढ़ रहा था वो एक्चुअली P&L को कम करना चाहिए, प्रॉफिट को, वो कम नहीं हो रहा था और बैलेंस शीट में एसेट क्रिएशन ज़्यादा दिख रहा था. तो ऐसा लग रहा था कि देवर एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग एक्सपांडिंग. और लास्ट में वो लोगों ने हरामखोरी कहाँ पे कर डाली पता है? उनको पता था कि गेम बिगड़ने वाली है, राइट? तो वो लोग एक VRS स्कीम लेके आए कि जो भी बुढ़े बुढ़े एम्प्लॉयज़ है, राइट, जिनको ज़्यादा सैलरी देते हैं, उनको बोला कि तुम एक काम करो, अब तुम रिटायर हो जाओ, क्या करोगे इतना काम करके, राइट? फिर वो लोगों ने मस्त उनकी एक अमाउंट वर्कआउट करके दी कि हाँ देख तू रिटायर हो ना, तेरे को $3-4 लाख चाहिए, तेरे को $3-4 लाख मिलने चाहिए, बराबर? तब $3-4 लाख मिलने चाहिए तो वो तुम्हें देने तो पड़ेंगे. तो वो लोगों ने क्या किया कि काम करते हैं कि ये $3-4 लाख तुम्हें रोकड़ा दूंगा, तुम यूज़ कर डालोगे, मैं तुम्हें कंपनी के शेयर देता हूँ, राइट? और वो भी शेयर तुम्हें 60% भाव पे देता हूँ, तो 50 का शेयर मैं तुम्हें 30 में दे रहा हूँ, राइट? तो बता આપણે માણસો તો લોભી હોઈએ, वी आर ऑल ग्रीडी, राइट? और वैसे भी मतलब देयर इज अ सेइंग इन गुजराती के જ્યાં लोभिया होए ત્યાં ધોતારા ભૂખે ना मरे, राइट? सो जहाँ पे भी ग्रीड होगी वहाँ पे चीटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाएंगे, राइट? तो लोगों ने लेना चालू कर दिया कि हाँ हाँ हम तो शेयर्स ही लेंगे, शेयर्स ही लेंगे, राइट? और टॉप मैनेजमेंट अपने शेयर खाली करने लगा, राइट? इस तरीके से, राइट? और जब बॉम्ब फूटा तो एक ही दिन में वो शेयर 80% टूटा, किसी को एग्जिट करने का मौका नहीं मिला. तुम्हारा 3 लाख का रिटायरमेंट कॉर्पस, राइट, वो बच गया 50,000 60,000, और तुमने और 2-3 दिन इंतज़ार किए होते तो वो 3-4% बच गया था, राइट? सो ये लोग टॉप मैनेजमेंट को तो जेल में डाल दिया, उसके साथ साथ कंपनी के जो ऑडिटर थे आर्थर एंडरसन, राइट, वो CA की फॉर्म भी बंद हो गई. तो आजकल जो बिग 4 की बात होती है ना, बिग 4 ऑडिटर्स, अर्नस्ट एंड यंग, KPMG, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और डेलॉइट, अभी 4 है. पहले ग्लोबली बिग 5 हुआ करते थे. एनरॉन अपने साथ एक को ले भी गया,
कि चल 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 साथ में जाते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग, राइट? तो कैपिटलाइजिंग एक बहुत बड़ी गेम है, राइट? तुम्हें क्या करना है, जब भी तुम किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो ना, तो तुम ये देखो कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर सिमिलर एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है और तुम भी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर उसको एक्सपेंस में डाल रहा है और तुम कैपिटलाइज कर रहे हो, तो भाई ये क्या मगजमारी है, राइट? ये क्या नॉनसेंस है, राइट? जियो ने उल्टी गेम खेली थी, राइट? एक पॉइंट ऑफ टाइम था कि जब इंडिया में सारी टेलीकॉम कंपनी लॉस में थी, अकेला जियो प्रॉफिट में था, राइट? तब किसी एक एनालिस्ट ने पूरा का पूरा ग्लोबली एक वर्किंग करके लेके आया था कि टेलीकॉम कंपनी के एसेट्स और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन अपॉन एसेट करके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट्स, राइट? तो वो ग्लोबल एवरेज थी 7.5-8% और जियो दिखा रहा था 2.5-3%, ठीक है? तो वो लोग अपनी गेम डेप्रिसिएशन में खेल रहे थे, दे वर नॉट शोइंग इनफ डेप्रिसिएशन एंड दे वर शोइंग हायर प्रॉफिट्स। इसीलिए कभी भी धीरू भाई अंबानीज और अदानीज की बुक्स पे ज़्यादा भरोसा करने का नहीं, राइट? वो लोग ऐसी ऐसी गेम खेलते हैं, राइट, कि तुम उनको कोर्ट में भी नहीं हरा पाओगे, विल नॉट बी एबल टू डिफीट देम इन कोर्ट, राइट? यू पीपल नो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रीडेटरी प्राइसिंग. Predatory pricing is selling at lower than your cost of goods. It is illegal in India. जियो जब लॉन्च हुआ ना, उसने 9 महीने तक लोगों को फ्री में सर्विस दिए थे, फ्री में, राइट? तो प्रीडेटरी ही हुआ ना, राइट? तो ऐसा कुछ 3 महीने का प्रमोशन का रूल है कि 3 महीने तक चलता है, राइट? लेकिन वो लोगों ने 9 महीने तक दिया, तो सब कॉम्पिटिटर गए जेल, उनको कोर्ट में घसीट के लेके गए, राइट? कोर्ट में घसीट के लेके गए, तो वो केस गया जज के पास, तो वो तारीख पे तारीख उसके अंदर और 4-5 महीने खींच लिए, तो 3 का 7-8 महीने हो गया। फिर जज ने बोला कि अरे यार प्रॉब्लम है, मेरी जो समथिंग मेरे बेटी का हस्बैंड या वॉट एवर, वो रिलायंस में काम करता है, तो देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब मैं जजमेंट नहीं दे पाऊँगा, राइट? तो अब नए जज को लेके आऊँ, तो नया जज आके और 2 महीने खेला, तो तब तक ये लोगों को जितनी प्रमोशन की गेम खेलनी थी वो लोगों ने खेल दी, और फिर नए जज ने बोला कि हाँ ये तो गलत कर दिया तुमने, बहुत गलत है, एक काम करो पूरे 2.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी दो। हाँ, तो वो अंबानी ने दे दी, हाँ ये ले 2.5 करोड़, राइट? और वो 2.5 करोड़ की पेनल्टी में वो लोगों ने कितने एक्स्ट्रा कस्टमर एक्वायर किए, राइट? सबसे बड़ा कॉस्ट जो होता है किसी भी धंधे के लिए वो होता है एक्विजिशन कॉस्ट, राइट, ऑफ अ कस्टमर। वो 2.5 महीने फ्री में वो लोगों ने इतनी रीच बढ़ा दी और इतने एक्स्ट्रा कस्टमर एक्वायर कर लिए, उसके सामने 2.5 करोड़ रुपए वॉज नथिंग, राइट? सो यू विल नॉट बी एबल टू बीट दैट, उस लेवल तक तुम जा ही नहीं पाओगे, राइट? सो ये पंगा है इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें ठीक है जो नियम फॉलो कर दे उनके लिए, जो लोगों को नियम की कोई वैल्यू नहीं है, राइट, वो लोग किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। ओके ये एग्जांपल्स हम नेक्स्ट में ही करेंगे वंस एन एसेट इज कैपिटलाइज्ड वाले से, ठीक है? एग्जांपल बड़ा है थोड़ा। हाँ कैच इट लेना। बाय सर। बाय।